आज ये स्थिति है। क्या हमारा सामर्थ्य इतना कमजोर हो गया एक राष्ट्र के तौर पर? और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भारत बर्बाद हो जाएगा, मैं कहूंगा वो सारी बिरादरी भारत के पौरुष और पुरुषार्थ पर सवाल खड़ा करती है। सुजाता जी, एक पेंशन की योजना, पुरानी पेंशन की योजना को निरस्त करके अटल जी लाए थे, जिसको सामान्य रूप से कहा गया न्यू पेंशन स्कीम। दूसरी, एनपीएस को बिना खारिज किए एनपीएस के बगल में एक दूसरी योजना खड़ी की, वो मोदी जी के कार्यकाल में हुआ यूपीएस, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। लेकिन इन दोनों स्कीम्स को, ये जिनके लिए है स्कीम, उनका समर्थन, उनकी स्वीकृति हासिल नहीं हो पाई। अन्यथा जब दो स्कीम बाजार में हैं तो फिर ये कर्मचारी सड़क पर क्यों है? देखिए अमिताभ जी, अब आज ऐसा वक्त आ गया है कि हमको ये समझना होगा कि क्या हम उस मोड़ पे फिर से खड़े हैं जब ओल्ड पेंशन स्कीम को हटा के नई पेंशन वाली जो स्कीम जो अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था, लाई थी, और उसके बाद में मनमोहन सिंह और मोंटेक सिंह आहलूवालिया दोनों ने ही राज्य सरकारों को साथ लेते हुए इसको लागू भी किया। क्यों किया था? क्योंकि ये कहा गया था कि देश उस राह पे खड़ा है कि जहां ओपीएस को कंटिन्यू करना पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी और देश का खजाना खाली हो जाएगा। हम उस स्थिति में थे, इसीलिए एक नई पेंशन स्कीम लाएगी, उसमें रिफॉर्म्स की जरूरत थी। आज भी जब तीसरे टर्म की सरकार आई थी तो प्रधानमंत्री ने काफी साफ शब्दों में कहा था कि तीसरे टर्म की सरकार जो होगी बड़े फैसले की होगी, कड़े फैसले की होगी, और शायद ऐसे फैसलों की भी होगी जो शायद हर एक तरह से स्वीकार्य नहीं। आज विपक्ष उसके यूपीएस के खिलाफ है, ये सच है, लेकिन ये भी भूल रहे कि ये वही विपक्ष है जिसकी सरकार ने इसका समर्थन किया था कि ओपीएस नहीं हो सकता। आज हिमाचल के हाल देखिए, 80% जो स्टेट का फंड है वो सिर्फ पेंशन में जाता है। आज राजस्थान का हाल लीजिए, 23% जाता है, पंजाब में 34% जाता है, और ये सारे वही सरकारें हैं, वही राज्य हैं जो बाद में केंद्र सरकार के पास जाती है, कहती है कि भाई हमारे पास सैलरी देने तक के भी पैसे नहीं। तो हमको शायद ये देखना होगा, आज जो भी लोग सड़क पे हैं, मैं तो यही कहूंगी कि हर एक स्कीम, हर कोई रिफॉर्म जब होता है तो उसमें कहीं ना कहीं कमियां होती है। इसमें भी है, अर्धसैनिक बलों को लेके मुझे लगता है थोड़ी और क्लैरिटी होनी चाहिए, नेताओं को भी उसी ब्रैकेट में आना चाहिए, ये भी होना चाहिए। लेकिन आज देश की ये जरूरत है कि वन नेशन वन इलेक्शन भी हो और यूपीएस भी हो, और इसको हम समझें। इसमें एक समस्या ये है सुजाता जी कि इस पूर्व का ऐसा कोई अनुभव नहीं, कोई उदाहरण नहीं भारत के सामने। हमने बड़े बड़े बदलाव होते देखे 4 दशकों में। नरसिंह राव जी जब उदारीकरण की ओर देश को ले गए तो भी हिचकोले देखे, राजीव जी कंप्यूटर लाए तो भी हिचकोले देखे, उसके धरना प्रदर्शन भी कुछ हुए कि सबकी नौकरी चली जाएगी। लेकिन समय के साथ बहुत जल्दी चीजें सबसाइड हो गई, सब समाधान पा गई क्या, और फिर स्वागत होने लगा। गंभीर बात कह रहा हूं। लेकिन 2003 में वाजपेयी जी के द्वारा लाई हुई एनपीएस का 2024 में भी कोई समर्थन करने को तैयार नहीं। इसका मतलब हमने कंप्यूटर का समर्थन इस देश में देखा, हमने उदारीकरण का समर्थन इस देश में देखा, डिजिटल अटेंडेंस, तमाम चीजें देखी हमने। मैं कहां तक गिनाऊं? आरंभिक विरोध हुआ लेकिन उसके बाद स्वीकृति मिली। लोगों को लगा नहीं यार ये भी ठीक है, नौकरी नहीं गई, ये भी काम ठीक है। मुझे तो याद है रेलवे कर्मचारियों की यूनियन ने कंप्यूटर के खिलाफ हड़ताल कर दी थी। लेकिन अगर आप 21 साल में भी उस योजना को कोई अपना बच्चा कह के मानने को तैयार ना हो, इसका मतलब योजना में खोट है। ये राजनीतिक नाक का प्रश्न नहीं है। 23 साल तक लोग समझ ही नहीं पाए योजना। 23 साल तक कोई जान ही नहीं पाया कि ये मालपुआ है। तो कैसा मालपुआ भैया? मालपुआ कैसा, अगर 23 साल तक आदमी जान ही नहीं पाया? फिर हटाइए इसको। ये विषय है।
शायद इसमें अमिताभ जी, शायद बस 10 सेकेंड जी। लूंगी। शायद ये भी जब जैसे जैसे कृषि कानून आए तो एक बड़ा वर्ग था जो कि इकोनॉमिक्स का था, जो कि जानते थे कि ये कितना जरूरी है आज के किसानों के लिए, लेकिन वो उसको वापस लेना पड़ा सरकार को। तो मुझे लगता है कि जिस तरह शायद कहीं ना कहीं सुजाता जी, जो ठीक, सरकार ये की बात मंशा ठीक है, वो नीचे तक ले जाने की जी। जरूरत है, यहाँ ये जा बात नहीं पाई। इसलिए, ये उदाहरण इसलिए फिट नहीं होगा, मेरे जहन में था ये उदाहरण, लेकिन सुजाता जी भी प्रज्ञावान विश्लेषक हैं, फिर भी मैं कहूँगा ये उदाहरण इसलिए यहाँ नहीं फिट होगा। उसका जो कुछ तिया पांचा होना था कृषि कानून का 200 दिन में हो लिया, क्या गड़गंगा में प्रवाहित हो गया कानून, लेकिन हो 220 दिन के भीतर गया। मैं क्या कह रहा हूं, 21 साल से कसरत जारी है। हम कैसा कानून लिया यार, 21 साल तक समझ ही नहीं आया किसी को, तो अब कब समझ आएगा। उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन 2 आरजू में कट गए, तो इंतजार में। जिसने भी बनाया, जो भी विद्वान थे, उन सब पर लानत भेजो। क्या कानून वित्त सचिव के लिए है? नहीं। फाइनेंस मिनिस्टर के लिए है? नहीं, नहीं ना। कानून तो विजय बंधु और दूसरे और जो डाकिया हैं, जो पोस्ट मास्टर हैं, पोस्टमैन हैं, जो कंपाउंडर हैं सरकारी अस्पताल में, मास्टर हैं, और इन सब से ऊपर, इन सब के साथ हमारे भारत की सुरक्षा के लिए जो लोग बलिदान दे रहे हैं, उनके लिए है ना कानून। कि अंग्रेजी जानने वाले 10 लोगों का नाम है, वेल डन, वेरी गुड लॉ, ओह ओके, ओ माय गॉड, उससे तो देश नहीं चलेगा ना। जिनके लिए है, डॉक्टर ने कहा ये दवा बहुत अच्छी है, आपने कि इस आंखों में डाल दो, इससे आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, पता लगा आंखों की रोशनी चली गई, और डॉक्टर फिर भी अड़ा कि ना यही डालते रहो। ये भी तो देखेंगे मरीज पर रिएक्शन क्या है। मेरा सवाल यही है, 21 साल तक कोई कानून अगर अपनी जगह नहीं बना पाया सुजाता जी, तो उस कानून को जाना ही होगा। आज जाए, कल जाए, परसों जाए, ये मेरा समझ कहती है। क्या 21 साल सब कम नहीं भाई, 4 साल और होते तो चौथाई शताब्दी हो जाती। विजय बंधु जी, भाई सरकार जिस आशय से यूपीएस लाई थी, उसने ये कहा भी था, जिस दिन इसका अनाउंसमेंट किया उस दिन सरकार ने भी कहा, अधिकारियों ने भी कहा, राजनेताओं ने भी कहा कि भाई जो शिकायतें थी एनपीएस की वो हमने दूर कर दी, वो यूपीएस ला के। अच्छा, यूपीएस से आदमी फैमिलियर भी था भारत में, कंप्यूटर में लगाते थे यूपीएस, है तो उसको लगा कोई वैसे ही मामला है, ठीक है। लेकिन हम देख रहे हैं, आपसे मेरा मतलब सरकारी कर्मचारी फिर सड़क पर हैं और देश भर में आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं, क्यों? जी बिल्कुल सही कहा। अगर यूपीएस से लोग संतुष्ट होते तो कल पूरे देश में, ये अपने आप में अद्भुत बात है कि ये किसी एक जिले में या 4 जिले में नहीं हुआ है, एक प्रदेश में, 2 प्रदेश में नहीं हुआ है, पूरे देश के सभी जिला मुख्यालयों पर हुआ है। और ये जो भीड़ आई है कल जिलों पे आई है, ये न किराए पे लाए गए हैं, न इनको खरीदा गया है, न इनको जबरदस्ती बस में भर के लाया गया है रैलियों की तरह। ये स्वतः अपने हित अहित को समझते हुए सड़कों पे आए हैं। अगर इस बात का ये द्योतक है कि न एनपीएस न यूपीएस इनको पसंद नहीं है, अब उसके कारण क्या है? पिछले 20 सालों से यही सरकार कह रही थी कि एनपीएस बहुत अच्छी है, बहुत ही शानदार योजना है, फिर अचानक उन्हें स्वीकार किया तो यूपीएस ला खड़ा कर दिया। इसका मतलब जो बात पिछले कई सालों से कही जा रही थी वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल सही थी कि एनपीएस ठीक नहीं थी, तभी तो यूपीएस लाई। अब जब कहा जा रहा है कि यूपीएस ठीक नहीं है, ये उद्योगपतियों के लिए लाई गई व्यवस्था है, इसमें कर्मचारियों का कोई फायदा नहीं है, और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, न प्रदेश का न देश का कोई फायदा है, क्योंकि पैसा ये हमारा और सरकारी कर्मचारी का और सरकार का पैसा उद्योगपति ले जा रहे हैं। उनका फायदा हो सकता है लेकिन कर्मचारी का और देश का फायदा नहीं। और इस बात का कल प्रमाण हो गया कि इसको पूरे देश ने नकार दिया। इतनी बड़ी संख्या में, इतनी बड़ी, पूरा देश कोई छोटा मोटा देश नहीं है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, अटक से लेकर कटक तक, हर राज्यों में विशाल प्रदर्शन हुआ है। और प्रधानमंत्री जी से या सरकार से बस निवेदन इतने हैं, ये इसलिए आक्रोश हुआ कि हमें एनपीएस यूपीएस स्वीकार नहीं है, हमें चाहिए पुरानी पेंशन, हमें वही हूबहू पुरानी पेंशन दे दीजिए। कुछ कभी कभी तर्क 2 तरह का दिया जाता है। एक तरफ कहा जाता है कि पैसे की कमी है इसलिए योजना आई है, एक तरफ कहा जाता है आपको ज्यादा देना है इसलिए लाई गई है।
तो दो में एक बात तो पहले क्लियर हो कि दो में सही बात क्या है। और अगर आपने भी कहा कि आर्थिक महाशक्ति हम दुनिया के बन रहे हैं, और जब आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो उस आर्थिक महाशक्ति बनाने में ये भी देश के नागरिक हैं, इनका भी कोई न कोई योगदान होगा। तमाम विकास कार्यों में योगदान होगा, सरकार की योजनाएं लागू करने में योगदान होगा, इस शिक्षा, चिकित्सा व्यवस्था, अर्थव्यवस्था में उनका योगदान होगा। तो अगर आर्थिक महाशक्ति हम बन रहे हैं तो हमारा उसमें भाग कहाँ है? एक बात। दूसरा, अगर दिक्कत आर्थिक की है तो ये सारी कटौती इन्हीं कर्मचारियों, शिक्षकों, अधिकारियों, देश के अर्धसैनिक बलों पर क्यों हो रही है? इसी देश में सब हम जानते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन पेंशन। इसी देश में सुविधाओं का अंबार लगा है, सुविधाओं में कटौती। जिस दौर में कोरोना काल में शिक्षक कर्मचारियों ने इस देश को, समाज को बचाने का काम किया, जिस दौर में अपने परिवार को लोगों ने छोड़ दिया, उस दौर में हमारे डॉक्टर्स और नर्स, राजस्व कर्मचारी काम किए। तब तो बहुत प्यारा लग रहा था सरकारी कर्मचारी, तब तो बड़ी अच्छा लग रहा था, एक भी लोग नहीं निकले थे। तो उस समय हमारी देशभक्ति कहाँ गई? हम इस देश के निर्माण में काम नहीं कर रहे हैं क्या? अपने लिए आप 2 पेंशन, 4 पेंशन लेंगे, सुविधाओं का अंबार लेंगे और देश का अर्धसैनिक बल बिना पेंशन के रहेगा, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं सर जी, एनपीएस से ज्यादा खतरनाक यूपीएस है। ये लोग एक एक आदमी समझ गया है, क्योंकि एक लाइन दे दी गई कि लास्ट वेतन का 50% का बेसिक का औसत निकाला जाएगा, इसी पर हमारा 10% पैसा, पूरी जिंदगी की हमारी कमाई का 10% सरकार रख लेगी। ऊपर से हमसे कह रहे हैं कि ये योजना बहुत अच्छी है, और इसमें विसंगति है। ठीक है, और अभी रुकना होगा विजय भाई, अभी रुकिए, दोबारा में आते हैं। मैं आशीष जी के पास चलूं। आशीष जी, आपसे मेरा प्रश्न ये है कि चूंकि आप एक राजनीतिक दल को रिप्रेजेंट करते हैं, ज्यादा आक्रोश इस बात को लेकर भी है कि जो एक बार एमएलए हो गया वो मलाई छान रहा है मृत्यु तक, क्या घाट पे जाने तक मलाई छान रहा है, क्या प्रोटीन शेक ला रहा मुफ्त में है, वो पी रहा है, च्यवनप्राश पी रहा है, क्या तो खा रहा है, तो आयु भी लंबी पा रहा है। नहीं, बोले क्यों? बोले 1960 में एमएलए हुए थे एक बार, घूम भी फ्री रहा है, ठीक, और कुर्ते में कलफ लगाया और चल भैया। और फिर एमपी हो गए तो डबल हो गई, फिर मंत्री रह लिए तो ट्रिपल हो गई, फिर मुख्यमंत्री रह लिए तो 4 गुना हो गई। नहीं, फिर राज्यसभा चले गए तो वहां वाली 5 पेंशन आने लगी। नहीं, मतलब कहीं कोई शर्म का वो रहता है तत्व कि नहीं जहन में कि हमको इसी देश से वोट लेना। भाई मेरे, आप लोगों ने अपने घर में कुबेर का अंबार रथ उतार दिया और बाकी सबको ज्ञान दे रहे हो, कर रहे नहीं, समझ नहीं रहे हो, अर्थव्यवस्था का मसला है, देश बर्बाद हो जाएगा। राजनेताओं को ये चिंतन नहीं आता? आशीष जी, बिल्कुल सोचने वाली बात है विकास जी कि ऐसी बात या ऐसा तर्क देना भी मैं समझता हूँ बहुत शर्मनाक है कि जहां लाखों करोड़ का कर्जा बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं उनका माफ हो जा रहा है, तब अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। जब उस लाखों करोड़ रुपया जो है एग्जेम्पशन दे दिया जाता है सरकार द्वारा, या कोई लाखों करोड़ लेकर के देश से भाग जाता है, तब अर्थव्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ता है। जब एक अर्धसैनिक बल के सिपाही को पेंशन देनी पड़ती है तो देश की अर्थव्यवस्था आड़े आ जा रही है। जब एक अर्धसैनिक बल के सिपाही को शहीद का दर्जा नहीं दिया जा रहा है तब अर्थव्यवस्था सामने आ जा रही है। कि कौन से लोग हैं वोट के इन पे मांगते हैं। अब देखिए, बहुत छोटा सा उदाहरण दूंगा, लेकिन मान सम्मान कैसे होता है। अब आप देखिए, सेना में इनकी सरकार ने क्या किया अमिताभ जी, बहुत बहुत मतलब अजीब सा लगा जानकर जब ये चिट्ठी रिसीव हुई कि जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो 15 लाख से ऊपर की गाड़ी नहीं खरीदेंगे। भाई, हमने कहा क्यों नहीं खरीदेंगे? अगर मैं अपना घर बेच के 20 लाख की गाड़ी खरीदना चाहता हूँ, ये मेरी इच्छा है, सरकार मुझे क्यों बता रही है कि तुम 15 लाख से ऊपर तुम्हारी हैसियत नहीं, तुम नहीं खरीदोगे। और जो जूनियर कमीशन ऑफिसर हैं और जवान हैं उनके लिए कर दिया 5 लाख की सीलिंग। हमने कहा 5 लाख की सीलिंग ये लगा दी कि भाई उसकी अगर उसको खेत बेच के 7 लाख की गाड़ी खरीदी है तो तुम कौन होते हो बताने वाले कि नहीं तुम नहीं खरीद सकते हो। भाई, कि किस तरीके के कानून लाते हैं। आपने अभी कृषि कानून का जिक्र किया, सब देश जानते थे कि कितने देश के खिलाफ थे ये कानून, इतना विरोध प्रदर्शन। इनकी मंशा ही गलत है कहीं ना कहीं। अगर आपकी मंशा ठीक होती तो कहीं ना कहीं आप इस तरीके के कानून ही नहीं लाते जिस तरीके के कानून आप ला रहे हैं।
और जैसा कि आपने जिक्र किया कि भाई विधायक, सांसद, आप वहां देश की अर्थव्यवस्था पे कुछ नहीं हो रहा। हम सबने देखा कि संसद की कैंटीन में जो खाना है वो जितने रुपए में मिलता है उतना तो कहीं भी नहीं मिलता। किसी बाजार में, किसी में कहीं चले जाइए, उतना सस्ता खाना तो कहीं भी नहीं मिलता। तो जब वहां उपलब्ध करा सकते हैं तो बाकी जगह भी उपलब्ध कराइए, तब देश की अर्थव्यवस्था कहीं आड़े नहीं आती है। तो ये सवाल, इससे मंशा पता चलती है जी। मैं अब भारतीय जनता पार्टी के पास चलूंगा, लेकिन 2 टिप्पणियां करूंगा। पहले, आर्मी का अधिकारी, आर्मी का जवान 5 लाख से बड़ी गाड़ी नहीं खरीदेगा। वो दूसरा, वो बताया कितने लाख, उससे ज्यादा की गाड़ी नहीं खरीदेगा, 15 लाख रुपये। लेकिन जो गलती से भी एमएलए हो जाए सुजाता जी, उसके लिए ये लोक लाज का विषय, मतलब ये अघोषित वो है व्यवस्था कि लला आज रिजल्ट आए और कल फॉर्च्यूनर निकाल लेना, क्या 55 लाख रुपया नगद देके और मुंह छुप ताव देके उसमें चलना फर्राटे में। नहीं, तब देश मजबूत हो रहा है। ब्लॉक प्रमुख भी थार में नहीं चल रहा, उसके चेले चिंटू चले, वो भी फॉर्च्यूनर निकाल रहा है, जो ब्लॉक प्रमुख है। क्या आर्मी में आपने प्रतिबंध लगा दिया कि मेजर जनरल भी हो तो भी 15 लाख से ऊपर नहीं लेना? क्यों भाई, ये सब कौन सलाह दे रहा है और क्यों दे रहा है? ऐसी बातें किसी ने मांगी ये सलाह? नहीं ना। नेताओं के लिए क्या आप लागू नहीं करते? मैंने एक बार एक शो में कहा था, अविरल भाई आ रहा हूं, जब भी मैंने 25 साल से ज्यादा तक पार्लियामेंट कवर की एक पत्रकार के नाते। जब भी पार्लियामेंट एडजर्न होती थी सुजाता जी, तो मैं गेट नंबर 1 पर खड़ा हो जाता ताकि नेता मिलते थे, उनसे बातचीत के लिए। तो गाड़ियां सबकी बुलाई जाती थी। ऐसा लगता था कि विश्व के किसी बड़े ऑटो एक्सपो में आ गया क्या, जब इस गरीब मुल्क के नेता निकलते थे। क्या ऐसी गाड़ी बाहर नहीं देखने को मिलती थी क्या? उसमें गरीब लोग के नेता जाते थे, है ना? क्योंकि नेताजी को अगले दिन हाउस में भी तो बताना कि भारत गरीब है, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि अभी हम 2.5 करोड़ की गाड़ी में बैठ के आए हैं। गजब हाल है भाई। खैर, अविरल भाई, मेरा एक व्यवहारिक प्रश्न, अम्मा आपने लड़के की शादी कराई, सुशीला के संग, मान लो, एक काल्पनिक बात कह रहा हूं, है, लड़की शादी को सुशीला के संग। अब 21 साल तक सुशीला को न घर वाले समझ पाए, ना सुशीला घर वालों को समझ पाई, क्या? तो क्या माने? और उसके बाद सुशीला के रहते हुए दूसरी शादी करा दी शर्मिला से। एनपीएस 21 साल में अपनी जगह नहीं बना पाई जहां उसको बनाने जिसके लिए लाए थे। तो द्विविवाह तो वैसे भी कानूनी निषेध होना चाहिए, नहीं? अब एनपीएस भी गुस्सा हो गई होगी कि हमारे रहते यूपीएस क्यों ले आए। अविरल जी। आदरणीय अमिताभ जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार मैं करना चाहूंगा। और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जिस प्रकार से शुरू में अडानी और अंबानी के विषय पर बोल रहे थे, तो उन्हें यह भी प्रदर्शित कर देना चाहिए था अपने वक्तव्य के दौरान, जिस प्रकार से अडानी के साथ अलायंस किसने किया, एमओयू साइन किसने किया, तेलंगाना की कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। और जब प्रेस के द्वारा सवाल पूछा गया आदरणीय पी चिदंबरम जी से, उन्होंने माइक सरकाकर साइड में कर दिया और सुप्रिया श्रीनेत जी की ओर कर दिया, लेकिन वो भी इस विषय का उत्तर नहीं दे पाई थी। वो वीडियो खूब वायरल हुआ था, लेकिन अडानी अंबानी कहना एक चलन सा बन गया है विपक्ष के द्वारा और इंडी गठबंधन के द्वारा। तो आप कहते रहिए अडानी अंबानी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहां तक बात है भारतीय जनता पार्टी की और गरीबों के विषय की, जहां तक बात है, तो गरीबों के विषय की जिस प्रकार से चर्चा अगर की जाए तो गरीबों की चिंता यदि कोई पार्टी करती है, सचमुच में करती है, तो भारतीय जनता पार्टी करती है। जिस प्रकार से हम अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं, उसके साथ साथ उनका सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन करते हैं, उसके बावजूद भी अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाए जाए तो वो सही नहीं है। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहां मौजूद हैं, ये इस बात को बता दें, जिस प्रकार से आदरणीय अमिताभ जी आपने गाड़ियों के विषय पर चर्चा की थी, तो गाड़ियों के बिना समाजवादी पार्टी के नेता जो समाजवाद की बात करते हैं, वो समाजवाद की बात करने वाले समाजवादी नेता लग्जरी गाड़ियों के बिना, मर्सिडीज के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन
हमारे संघ के प्रचारक हैं, वो जिस प्रकार से दूर दराज के इलाकों में साइकिल पर सफर करके जाते हैं, मां भारती की सेवा करने का निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। एक मिनट बाबू, इसमें संशोधन कर लो। भाजपा में जो आ गया वो सपा और भाजपा और कांग्रेस के नेता में अंतर नहीं बाबू, क्या उसका भी कपड़ा उतना ही महंगा, उसके पास भी मोबाइल दो तीन तो मोबाइल रख के हमारा पूरा काम एक ही मोबाइल में चल जाता है? विधायक जी के पास 4 देखते हैं और चारों वो सेब वाले है ना, जिसमें आधा कटा सेब बना पीछे। सुजाता जी समझ रहे हैं ना आप? और 4 गाड़ियों का काफिला। संघ का बात कही तो संघ का भी जानकारी दे दूं आपको। पहले ऐसा था बाबू, क्या आज से 20 साल पहले ये बात ठीक थी। अब संघ के लोग भी थोड़ा परिवर्तन प्रकृति का नियम है। अब उनकी है कि नहीं है, लेकिन गाड़ी में वो भी चल रहे हैं महंगी, क्या अब वो उनकी है कि अविरल ने उनको भेजी, ये आप जानो, लेकिन चल तो रहे हैं। अविरल जी देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का विषय है और अनेकों जन कल्याणकारी योजनाओं का विषय है, जिस प्रकार से गरीब का विषय है, तो वर्ष 2014 में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी इस देश में, तो लोगों के अंदर, युवाओं के अंदर विशेष रूप से एक उत्साह उत्पन्न हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तो वैश्विक पटल पर जिस प्रकार से भारत एक प्रकार से उभरा, मजबूती के साथ उभरा, वो सबने देखा। लेकिन उसके बावजूद भी अगर पार्टी लाइन के चलते समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता जो हमारे चैनल में मौजूद है, वो अगर आरोप लगाएं तो आरोप लगा सकते हैं, लेकिन जनता और आपके करोड़ों दर्शक नहीं अविरल भाई, बाकी सारी बात ठीक है। आज तो बहस है पेंशन पर, बाकी जन कल्याण की योजनाएं आप लाए होंगे, स्वाभाविक है लाए होंगे, तभी 19 में दोबारा चुन के आए, ठीक बात है। मैं उसमें 24 में भी आया, वो वैसे नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ इस पेंशन में जिनके लिए पेंशन है उन्होंने आज तक आपकी दोनों योजनाएं स्वीकार नहीं की। एक वाजपेयी जी लाए, एक मोदी जी लाए, फिर ये किसके लिए है पेंशन? ये सिनेमा वालों के लिए तो है नहीं, जर में जिनके लिए है वो तो स्वीकार करें। जी देखिए, जिस प्रकार से चर्चा के प्रारंभ में जिक्र आया था पुराने कृषि कानूनों का, 3 कृषि कानून जो थे, तो उस विषय में मैं जानना चाहूंगा एक प्रकार से जिस तरीके से यही विषय है और यही इसी प्रकार का वो विषय था, जिस प्रकार से लोग सड़कों पर आए, आंदोलन करना प्रारंभ किए और उसके बाद सरकार के ऊपर प्रेशर डेवलप करके, जबरन प्रेशर डेवलप करके 3 कृषि कानूनों के विषय में जो फैसला सरकार ने लिया वो एक प्रकार से निश्चित रूप से लिया गया, लेकिन जो कृषि कानूनों की इंटेंशन थी, जो कृषि कानून थे, वो जनहित में थे। कृषि कानून किसानों के हित में थे। मैं जाट परिवार से आता हूं, किसान परिवार से आता हूं, किसानों को समझता हूं, जिला बागपत से आता हूं निश्चित रूप से, तो पश्चिम उत्तर प्रदेश को मैं जानता हूं। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान निश्चित रूप से प्रसन्न थे उन 3 कृषि कानूनों से, लेकिन वो जो किसान हल चला रहा था वो सिंधु बॉर्डर पर जाकर उस किसान कानून का एक प्रकार से समर्थन नहीं कर पाया। इनके सामने बैठकर ये जो विरोध कर रहे थे वहां सामने बैठकर इन्होंने ऐसा प्रेशर डेवलप किया कि उसका जो मत था वो कहीं बच नहीं पाया। इन्होंने अपने मत को पहुंचा दिया। अविरल एक मिनट रुकना, अविरल भाई एक मिनट रुकना होगा, एक मिनट रुकना। देखो ये बात भी ठीक नहीं है। आपकी दुविधा मालूम क्या है सुजाता जी, थोड़ा आप भी ध्यान देना। भाजपा की दुविधा ये, आप राम और रहीम दोनों के एक ही स्ट्रोक में साधना चाह रहे हो। पहले आपने कहा हमने इसलिए वापस लिया, मेरा दिल भर गया किसानों को तकलीफ देख के, हमने कहा वापस करो, हटाओ कानून। क्या अब कह रहे हम पर जबरिया कानून वापस करा दिया? कानून अच्छे थे। हरियाणा में वोटिंग होनी है, क्या कर रहे हो आप? तो कंगना रनौत की लाइन पे चले गए। भाजपा के लोगों से पूछो, वो कहते भैया गले फंस गया मामला, क्या करें? कंगना रनौत तो पता नहीं क्या 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 बोल रही है। क्या उसके प्रधानमंत्री जी को सफाई देनी पड़ रही हरियाणा में? कंगना तो बोल के निकल ली, सफाई वो दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी नहीं कि कोई कृषि कानून वापस नहीं आएंगे। अब आपने फिर राग छेड़ दिया, बोले नहीं नहीं कानून तो बिल्कुल 24 कैरेट सोना था, जबरिया हमको डरा धमका के वापस करा दिया। इसीलिए कहते हैं जी ऐसा न करो भैया। जी
देखिए, जिस प्रकार से आपने इस विषय को स्पष्ट किया वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से वो कृषि कानूनों का विषय है, कृषि कानून जो आए थे वो किसानों के हित में थे, लेकिन अगर किसान जो लोग वहां बैठे थे उन्हें वो कृषि कानून पसंद नहीं आए तो निश्चित रूप से सरकार ने उल्टा लेने का काम किया और भविष्य में नहीं आएंगे। मैं इसी विषय को रख रहा हूं, लेकिन हाँ, जो मेरा विषय है, मैं निजी विषय को भी साथ साथ स्पष्ट कर देता हूं। वो जो कृषि कानून थे वो मैंने पूर्ण रूप से पढ़े थे, बिल्कुल वो किसानों के हित में थे, किसानों के एक प्रकार से फायदे के लिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो पक्ष में थे उस कृषि कानून के, वो लोग अपने मत को नहीं पहुंचा पाए। ये उनकी गलती है। जो लोग उस कृषि कानून के पक्ष में थे अपने मत को स्पष्ट नहीं कर पाए मीडिया के माध्यम से। ठीक, अविरल अब रुकना होगा, अविरल अब रुकना होगा, अविरल अब रुकना होगा। अविरल, मेरा तो थोड़ा चिंतन और चीजों को समझने का जो दृष्टिकोण है वो थोड़ा अलहदा है। जिधर लोग सिरहाना रखते मैं उधर पैताना कर देता हूं, जिधर पैताना रखते उधर सिरहाना। सुजाता जी, आपके पास आऊंगा एक बात कह के। जब अन्ना का आंदोलन हुआ तो कांग्रेस ने ऐसी बड़ी बड़ी बातें की, कांग्रेस की सरकार थी, तो मैंने कांग्रेस के बड़े नेताओं से कहा कि यहां टीवी पर मत बोलिए, अन्ना के समानांतर एक तंबू आप लगा लीजिए और वैसे ही भीड़ जुटा दीजिए, अन्ना डाउन हो जाएंगे। क्या सुजाता जी समझ रहे ना? आप नहीं कर पाए ना आप। वैसे ही जो बात भाजपा अब कह रही है कि हम जो करोड़ों किसान थे, अरबों किसान थे, वो अपनी बात नहीं पहुंचा पाए क्योंकि वो वहां पालक काट रहे थे खेत में। क्या? तो भाजपा के तो 16 करोड़ सदस्य थे और धरने में कितने थे? 1000, 2000, 5000, 10,000। भाजपा अपने 1 करोड़ सदस्यों को धरने में बैठा देती? नहीं। आपने कहीं छोटा मोटा दरी तंबू देखा कि हम किसान कानून के समर्थन में धरने पर बैठे हैं? कहीं देखा था सुजाता जी? फिर कैसे मान ले? वही बात ओपीएस। आप मुझे, मेरा प्रश्न ये, जैसे किसान कानून के समर्थन में कोई किसान नहीं दिखा मुझे, वैसे ही यूपीएस और एनपीएस के समर्थन में क्या ऐसा मार्च निकलते आपने कहीं देखा है जैसा अभी आप स्क्रीन में इसके खिलाफ देख रही हैं सुजाता जी? अमिताभ जी, आपके बात का जवाब दो उसके पहले जो समाजवादी पार्टी के नेता यहाँ बैठे हैं, मेजर हैं, और उनसे उम्मीद नहीं थी कि वैसी भ्रामक बातें आपके चैनल पे जो कि इतने सारे लोग देखते हैं, इतनी व्यूअरशिप है, उस पर फैलाएंगे। पहले तो उन्होंने कहा कि आर्मी का जो व्हीकल का कैप कर दिया है कि इसको 12 लाख, इसको 4 लाख। पहले तो उनको ये बताना चाहिए था कि ये जो कैप कराया गया है वो आर्मी ने किया है, सरकार ने नहीं किया है। और दूसरे जो ये गाड़ियों खरीदना होता है, ये कोई दुकान से गाड़ियां खरीद, जो गाड़ियों का मोटर वगैरह वहां से नहीं खरीदे, कैंटीन के थ्रू खरीदे जाते हैं, जिसके लिए 17,000 करोड़ सरकार देती है मिसलेनियस हेड्स के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे बैठ के लोगों को आप भ्रमित मत कीजिए। बहुत विषय है जो ये गंभीर है और संवेदनशील है। मुझे लगता है कि आर्मी को इसमें इस्तेमाल नाई के चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैंने अभी नोटिफिकेशन पढ़ा है, बैठिए। उसके बाद जो आप बोल रहे हैं अमिताभ जी, आपकी बात पे आती हूँ तो मैं आपके बात से सहमत हूँ अमिताभ जी कि जिसके लिए भी कानून बने उस तक उसकी जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी उसको उसमें दिक्कतें हैं या फिर जो भी उनकी शर्तें हैं, वो उस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी को पहुंचनी चाहिए, चाहे वो किसान हो, चाहे यहाँ पे शिक्षक सड़क पे हो या सरकारी कर्मचारी। मेरे पिताजी खुद एक सरकारी कर्मचारी है, तो मैं इस बात को समझती हूँ कि पेंशन कितनी जरूरी चीज है। तो ये बात को मैं फिर से दोहराऊंगी कि आप सरकार को सिर्फ जो ये टॉप लेवल कम्युनिकेशन जा रहा है इसको छोड़ के, जैसे आपने कहा कि उसके बीच में तंबू लगाइए, जहां प्रदर्शन हो रहे हैं वहां पे अपने प्रतिनिधियों को भेजिए, लोकल जनप्रतिनिधियों को बताइए कि उनकी दिक्कत क्या है। अगर एनपीएस नहीं पसंद था और अगर यूपीएस भी पसंद नहीं है तो बीच का रास्ता कैसे निकला दे। ये शिक्षक है अमिताभ जी, इनको पता है कि देश कितना जरूरी होता है, इनका तो पूरा जीवन इस देश के भविष्य को संवारने में निकलता है। क्या ये इनसे ये अपेक्षा तो कभी नहीं की सकती कि नहीं ओपीएस कहेंगे जहां पे एक वित्तीय संकट देश के सामने खड़ा हो जाए। तो मुझे लगता है आज सबसे बड़ा मुझे गैप दिख रहा है वो कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है और वो सरकार को देखना चाहिए, सुलझाना चाहिए। वही एक सबसे, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि विधायकों को आप 2-2 पेंशन दे दें और नेता इधर मौज उड़ा रहे हैं और यहाँ पे जो लोग हैं, आम जनता जो है वो पेंशन के लिए मारी फिरे। ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि एक देश का एक बहुत बड़ा तबका है जिसके जीवन की लाठी ही है पेंशन। शायद उसकी माँ उसका कोई नहीं है सिवाय पेंशन के, तो वो हृदय के बहुत करीब है। ठीक है सुजाता जी, 2 बातें इसमें समझ में आई।
मैं इसको और सरलीकृत कर दूं, महिलाओं के एक विरुद्ध अपराध को लेकर कानून बने निर्भया के बाद, बहुत बड़ी घटना घटी। मेरे जैसे कम पढ़े लिखे आदमी के लिए एक ही कसौटी, न मैं अंग्रेजी जानूं न हिंदी, सुजाता जी, मेरे गांव की मेरे मोहल्ले की बिटिया को वो कानून मंजूर है तो मैं उस कानून के पक्ष में हूं, अन्यथा नहीं। मेरा बड़ा सीधा फोकस रहता, मैं कभी भ्रम का शिकार नहीं होता कि इधर भी डोलूं उधर भी डोलूं, ना। पेंशन की वही स्कीम सिर माथे जो जिसके लिए पेंशन है उसको स्वीकार्य हो। ये चांद तारे मांगते तो मैं इनके खिलाफ खड़ा हो जाता। अगर ये कहते कि सरकार ही हर दिन 1 किलो लड्डू भी मोतीचूर को हमको भिजवाएगी पे रिटायर होने के बाद, तो मैं खिलाफ खड़ा हो जाता। और तीसरी बात, विजय भाई आ रहा हूं, तीसरी बात, मैं इस बात से सहमत नहीं हो सकता। मैंने गरीब भारत देखा है, जिया है। एक तरफ आप लोग इस पर दिन भर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हो सुजाता जी, नहीं कि भारत कितना अमीर हो गया है, अल्ले तलल्ले हो रहा है, नोट गिर रहे हैं कमीज से, क्या अरे बोले सोना चांदी हीरा मोती, अरे गच गच, क्या? और जब ये कहें डाक खाने का पोस्टमैन कहे कि हमको पेंशन दे दो, तो बोले पागल हो गए हो, खाने को रोटी नहीं, कहां से दे दे, देश बर्बाद नहीं हो जाएगा। वो भी देख रहा कि जब चंद्रमा की फोटो तक नहीं देखी थी भारत ने, तब पेंशन दे रहा था। अब चंद्रमा पहुंच गए, झंडा गाड़ दिया, बोले अब नहीं, अब देश बर्बाद हो जाएगा। देश बर्बाद हो जाएगा ये केवल 4 लोगों को कहने से कौन मान लेगा? क्योंकि उसके साथ ही तो अखबार में ये भी आंकड़े से, इधर नेताजी का वक्तव्य छपा कि देश बर्बाद हो जाएगा, उधर दूसरा वक्तव्य छपा कि फला ग्लोबल थिंक टैंक्स ने भारत को तीसरी अर्थव्यवस्था घोषित कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। नहीं, वो कौन सी बात सही माने? एक तरफ वो ये भी देखता है कि कहा जा रहा है कि अब दुनिया भारत की ओर देख रही है, नया वर्ल्ड लीडर है। नहीं, विजय बंधु जी, बात आके फिर वहीं टिक गई। कृषि कानूनों की चर्चा भी हो गई, लेकिन अभी भी ये कहने का साहस नहीं हो रहा कि भाई ठीक है, अगर कृषि कानून किसानों को समझ में नहीं आए तो हमने इस कारण से वापस ले लिए क्योंकि जिसके लिए कानून था उसके सम्मान में वापस ले लिया उसको। वैसा ही पेंशन पर नियम, वैसी ही व्याख्या पेंशन पर होने को तैयार नहीं। देखिए सर, ये जो पुरानी पेंशन का मामला है, ये कोई पार्टी का पक्ष और विपक्ष का नहीं है। ये कोई राजनीतिक विषय नहीं है कि आप उसको उनको पार्टी घेरिए वो पार्टी घेरे। ये सर 20 साल 25 साल 30 साल सेवाएं जो दिया है, जिस सरकार को दिया है, जिस विभाग को दिया है, इस प्रदेश को बनाने में दिया है। अभी सुजाता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हम पेंशन की हैसियत को जानते हैं क्योंकि हमारे परिवार में लोग हैं, और मैं जितने लोग हैं यहाँ बैठे होंगे या नहीं होंगे, आप किसी भी व्यक्ति के पास जाइए तो लास्ट में उसका जो अंतिम निचोड़ होता है जीवन का, वो कहता है भैया बेटा बेटी तो ठीक है, परिवार भी ठीक है, लेकिन अगर ये पेंशन न होती तो शायद हम जिस ढंग से जी पा रहे हैं वो न जी पाते। और ये एक स्वाभाविक और मानवीय दृष्टिकोण है। जब हम पेंशन पाते हैं तो कहीं न कहीं परिवार का, नाती पोतों का, या जो परिवार के अन्य सदस्य होते हैं उनका एक रुझान होता है कि चलो ये अपने परिवार के हैं। ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। ये राजनीति का विषय न बनाए कि ये पार्टी ने किया वो पार्टी ने किया, ये विषय नहीं है। हम इतने जानना चाहते हैं, क्या हमने 25 साल 30 साल सेवाएं दिया है, इस देश के शिक्षकों कर्मचारियों का इस देश के विकास में कोई योगदान है? अगर योगदान है तो क्या वो रिटायर होने के बाद कंपनियों के पीछे दौड़े, बैंकों के पीछे दौड़े, उद्योगपतियों के पीछे दौड़े कि भाई मेरी पेंशन कहाँ है? बाद में उसने कह दिया हमारा तो आपका कोई अनुबंध हुआ नहीं है, सरकार जाने आप जानिए। तो मेरा बहुत सीधा सा रास्ता है कि अगर ओल्ड पेंशन इस देश ने दिया है, ये कोई नई योजना नहीं मांग रहा है, ये कोई नई व्यवस्था नहीं कर रहा है कि आप हमको नई व्यवस्था दी, ऑलरेडी इस देश में पहले से दी जा रही थी और हम आर्थिक रूप से मजबूत हो रहे हैं। तो हमारा इतना है कि अगर हम मजबूत हो रहे हैं तो हमारा भी उसमें भाग है। और एक जो सबसे बड़ी माइनस बात कही जाती है, भार है। सर मैं बहुत जिम्मेदारी साथ कह रहा हूँ, माँ बाप ने हमें पाला बचपन में, बूढ़े जब होते हैं तो हमसे उम्मीद करते हैं। जब मेरी तनख्वाह का मेरे पिताजी पे दवा खर्चा करूं, माँ पे खर्चा करूं, तो मैं कहूं कि माँ बाप मेरे ऊपर भार है क्योंकि मेरी तनख्वाह के दवाइयां उनसे ला रहा हूं। अरे भार नहीं, जिम्मेदारी है, ये लायबिलिटी है। लोक कल्याणकारी राज्य है, उस लोक कल्याणकारी राज्य का पहलू है शिक्षा, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा, ये उसकी जिम्मेदारी है।
और जिम्मेदारी से भाग करके आप ये कहें कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता है, तो बड़ी मानवीय संवेदनाएं हैं। ये हमारे जीवन मरण का प्रश्न है। और एक बात मैं कहूं सर, आज ही मेरे पास 2-3 फोन आए थे अर्धसैनिक बलों का। सर मैं बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं, बहुत पीड़ा में है, बहुत पीड़ा में लोग हैं। वो कहते हैं कि मेरा क्या होगा, मैं तो देश की सुरक्षा कर रहा हूं, मैं तो अपने परिवार से हजारों किलोमीटर दूर, अपने बच्चों से, परिवार से, माँ बाप से दूर हैं। हम किस लिए आए हैं? देश की सेवा करने आए हैं। देश की सेवा तो हम कर रहे हैं, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन हमारे बुढ़ापे की सुरक्षा सरकार बना कर रही है। ये कौन सा राष्ट्रवाद है? किस राष्ट्रभक्ति की बात होती है? क्या राष्ट्रभक्ति अर्धसैनिक बलों पर उनके लिए नहीं नियम है क्या? तो ये राजनीति के विषय से उतर करके, सत्ता विपक्ष के उतर करके मानवीय संवेदना, मानवीय वो और लोक कल्याणकारी राज्य की जो भावना होती है, उस भावना का ये सामाजिक सुरक्षा एक अहम विषय है। और हम नहीं, भारत नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के अंदर ऐसा दिया जाता है। वो तो कई देशों में तो सरकार पूरी जिम्मेदारी लेती है कि ये बूढ़े होने के बाद सरकार की जिम्मेदारी है। हम तो सिर्फ रिटायर होने के बाद पेंशन की बात कर रहे हैं। यहाँ तो लोग वेतन और पेंशन 7 साल लेते हैं। एक का वेतन ले रहे हैं, दूसरे का पेंशन ले रहे हैं। ठीक, 1000 उदाहरण। ठीक है, तो बड़ी विनम्रता से राजनीतिक दलों से मेरा निवेदन है, और मुद्दों बात जब हो तो मुद्दों को बहकाए नहीं। अविरल भाई ने अभी बड़ी बड़ी बातें की, पेंशन पे एक शब्द इनका नहीं आया। आपत्ति है मुझे, आपको ही कहना चाहिए कि नहीं, अगर सरकार या लोग डिमांड कर रहे हैं तो हम एक प्रतिनिधि आते सरकार के, हम सरकार से बात रखेंगे, हम कहेंगे। इधर उधर की बातें हो रही, जो विषय उसकी बात ना होना। ठीक है विजय भाई, तो रुकना होगा, विजय भाई रुकना होगा। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मन को विचलित करती हैं, मन पर चोट करती हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला दिया अर्धसैनिक बलों की एक याचिका पर, और दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हम भारत की सरकार को, केंद्र को आदेश देते हैं कि अर्धसैनिक बलों को भी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को भी सशस्त्र बल माना जाए, मतलब भारत की सेना के समकक्ष समतुल्य माना जाए, और इनको सारे लाभ वही दिए जाएं। ठीक, सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, बोली नहीं हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। इससे मन नहीं टूटेगा क्या? इससे मन नहीं टूटेगा? और जो कहे मन नहीं टूटेगा उसे मेरा प्रणाम। जिनका लड़का शहीद हो गया सीमा पर, वो बुढ़े माँ बाप, घर में विधवा बहू, छोटे छोटे बच्चे, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 99% जो लोग हैं ना सुजाता जी, वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद के नहीं है, वो एटा, इटावा, बकेवर, जलेसर के बच्चे हैं, किसान के। उनके घर में इतना सामर्थ्य है कि वो उनके अपने संतान के शहीद बच्चे को पाल ले। एक और विषय आया था, कुछ विषय मन को घायल, चोट करते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों को ऑफिशियली शहादत का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? नहीं दिया जाता है, क्यों? मैं पूछ सकता हूं कि क्यों नहीं? और जो मुझे ये कहे कि नहीं देश की अर्थव्यवस्था खराब हो जाएगी, उसको भी मेरा प्रणाम। ना, ये स्वीकार नहीं मुझे। अरे कितने कितने महंगे तो जहाज ले लेते हो। आपके दफ्तरों में जो गुलदस्ता लग रहा है वही 10-10 हजार का है, रोज जिसमें फूल बदल रहे हैं। आपके घर देख लीजिए, मैं सबकी कह रहा हूं, सबके घर गया हूं मैं। प्लेट थाईलैंड की है, चम्मच हांगकांग का है, फलाना फलाना इटली का है। ये तो हाल है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, जे आचरण सुनर न घनेरे। इसलिए आपकी कंठ में विश्वसनीयता नहीं रहती, क्योंकि आप जो जीवन जी रहे हैं वो दूसरा जी रहे हैं और दूसरे को उपदेश दूसरा दे रहे हैं। लड्डू खाने वाला है, दूसरे से कह रहा है कि मैं थोड़ा कंजूसी से रहो, है नमक के साथ रोटी खाओ, तो नहीं चलेगा ना। आप लड्डू चापे पड़े हो और दूसरे से कह रहे नमक के साथ रोटी खाओ, देश को मजबूत करेंगे। ये तर्क ठीक नहीं। लोग मजबूत होंगे तभी ना देश मजबूत होगा। देश कुछ व्यक्ति नहीं है, 140 करोड़ लोगों का चेहरा मिला दीजिए तो भारत माता का चेहरा बनेगा, उससे कम पर नहीं। आशीष जी, ये विषय मेरे दिमाग में हमेशा रहता है कि
पैरामिलिट्री फोर्सेस के लोगों को जब अदालतों ने भी कह दिया कि ये और सेना एक सही काम करते हैं, ये सेना ही मानी जाए सुविधाओं में, और उनके पारिवारिक स्थिति भी हम जानते हैं। एक दिन का जलूस होता है, सच्ची बात तो है, उसके बाद कोई किसी को नहीं पूछता। आशीष जी, बूढ़ी मां और जवान विधवा पत्नी और दुधमुहे बच्चे संघर्ष करते दिखते हैं मुझे। आशीष जी, बिल्कुल, जैसा मैंने शुरू में भी कहा था कि इनकी मंशा ही ठीक नहीं है। अमिताभ जी, आप देख लीजिए, पुलवामा के नाम पे भाजपा के नेताओं ने वोट मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि एक, पहले तो ये भी स्पष्ट कर दूं कि सर्जिकल स्ट्राइक कभी भी जो है इसको बताया नहीं जाता था। जब ये ऑपरेशन करती है सेना तो ये हमेशा गुप्त रखे जाते थे। ये पहली बार हुआ था कि हम इसको ओपन कर रहे थे। ये सेना के उसमें नहीं है कि हम सर्जिकल जो इस तरीके का ऑपरेशन अक्रॉस द बॉर्डर करते हैं कि हम उनको उजागर करें। हम बताते कभी भी नहीं थे, बहुत पहले भी होते थे, मैं उसका हिस्सा रहा हूँ। तो दूसरी बात ये कि अभी एक जो बैठी है मोहतरमा, उनने कह दिया कि आर्मी ने बंद कर दिया। इनको ये भी नहीं पता है कि ये सारे डिसीजन जो है सरकार लेती है। आर्मी अपनी तरफ से ये पेंशन या कोई स्कीम कोई ना लॉन्च करती है ना बंद करती है। वो हक आर्मी के पास इस देश में नहीं है। ये पाकिस्तान नहीं है कि जहाँ का आर्मी चीफ बता दे प्राइम मिनिस्टर को टांग दो इसको। ये आर्मी नहीं फैसला करती है, सरकार का फैसला है। वित्त मंत्रालय भेजता है, सर्जिकल स्ट्राइक का प्रूफ मांगने वाले नेता आज यहाँ बैठ के आर्मी पे ज्ञान दे रहे हैं। जब आप बोल रहे थे मैं आपकी पैसों की बात सुन रहा था, अब आप सच्चाई जरा सुन लीजिए। सच्चाई तो यही है ना कि अखिलेश यादव ने प्रूफ मांगा था सर्जिकल स्ट्राइक का। सच्चाई है कि नहीं? आप ये बताइए मुझे, आप ये बताइए कि सर्जिकल स्ट्राइक पे प्रूफ मांगा था कि नहीं मांगा था अखिलेश यादव ने? मांगा था। सेना को कटघरे में खड़ा किया था। जिसके साथ अलायंस में बैठे हैं कांग्रेस के साथ, उन्होंने सेना के चीफ को गली का गुंडा कहा था कि नहीं कहा था? इन जैसे लोग जो यहाँ बैठ के केवल सफर करते हैं, इन जैसे लोग जो केवल टीवी पे बैठ के बोल सकते हैं, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए बिल्कुल कि जो शहीद हो रहे हैं उनके लिए जब कोई बात उठाई जा रही है उसके भी अपनी घिनौनी, अपनी घटिया मानसिकता का परिचय दे रहे हैं। राजनीति अपनी जगह कहीं भी पाकिस्तान जाएंगे तो अलग है, लेकिन जो साथ बैठे हैं वो चिन्हों की बात करते हैं। सेना के राष्ट्र चिन्ह लगा के सारे चिन्ह करते हैं। आपके चिल्लाने से क्या हो जाएगा? आपके चिल्लाने से क्या हो जाएगा? सच्चाई बदल नहीं जाएगी। सच्चाई यही है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी और पूरा इंडिया अलायंस जिसके आप सदस्य हैं, जिसके आप मानसिकता के लोग नहीं हो रहे। अमिताभ जी, मैंने जितनी बार जो ड्यूटी अटेंड की है, जब हम बॉडी देने जाते थे परिवार में, कुछ चीखें मैंने सुनी है। इन जैसे लोग टीवी बैठ के बोल सकते हैं। मैंने वो चीखें सुनी है कि जब तक बॉडी देता था लोगों को, उनके किस कर लीजिए अपने जो कार्यक्रम वापस जा रहा होता था, परिवार किस तरह चीख रहा होता था, आज भी याद है मुझे वो चीखें सुनाई देती है जब मैं जाता था बॉडी लेकर के परिवार को हैंडओवर करने के लिए। बैठने का मन बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे लोगों पे जो इस तरीके की बातों पे अपनी इस तरीके की घटिया राय रखते हैं। ये राजनीति का विषय नहीं है, देश पे शहीद होने वालों का है। किसी भी पार्टी किसी से बहुत ऊपर है ये सब कुछ। ठीक, मैं दोनों मित्रों को रोकूंगा, मैं अविरल के पास चलूंगा, लेकिन एक अपने अनुभव से एक बात जरूर कहूंगा। मैंने किताबें तो पढ़ी नहीं और ना मैं ज़्यादा कायदे कानून जानता हूँ। मेजर जनरल बाबा, उन्होंने 71 की लड़ाई में अद्भुत शौर्य प्रदर्शन किया था, तो उनको तमाम वीरता के, परम वीरता के तमाम चक्र मिले थे और बड़ा भास्वरित चेहरा थे भारत की सेना के। उनसे मैं एक बार मिला सुजाता जी ना, तो मैंने उनसे सामान्य सवाल पूछे। जैसे मैंने मनमोहन सिंह जी से जब मैं मिला था तो मैंने उनसे पूछा था कि भाई ये आलू का चिप्स, एक आलू का चिप्स भी नहीं लगता है, इसकी सारी लागत जोड़ दो और ये 30 रुपये में बिक रहा है। मेरे पास ऐसे ही सवाल है, मैं कठिन अंग्रेजी तो जानता नहीं। वैसे मैंने उनसे पूछा कि कौन चलाता है सेना, तो उन्होंने कहा डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस मिनिस्टर। अब बोले अग्निहोत्री, दुख ये है कि हम उनके सामने सुखोई खड़ा कर दें तो वो ये नहीं बता पाएंगे कि पूंछ किधर है मुंह किधर है। क्या
लेकिन हमको वहीं सिर झुकाना है क्या? हमारी एप्लीकेशन वहीं जाएगी क्या? बोले कल बंजर भूमि विकास का सचिव था, आज डिफेंस का सचिव है, परसों मछली पालन का। ये सच्चाई है क्या? सेना से जुड़े सारे फैसले मंत्रालय लेता है, जिसको हम कहते हैं रक्षा मंत्रालय। और मंत्रालय में सैनिक थोड़ी ना बैठता है, मंत्रालय में वही लोग बैठते हैं जो बंजर भूमि विकास मंत्रालय में बैठते हैं, एचआरडी में बैठते हैं, ठीक है। इसलिए इस चीज को भी ध्यान हमको रखना चाहिए। सेना के बड़े लोगों से बात करिए, जब वो लोग सेवानिवृत्त हो गए तो वो इस पीड़ा को जताते हैं कि कोई विशेषज्ञता नहीं है, कुछ नहीं, एबीसीडी पता है, फिर भी आ गए क्या? तो सिर माथे, गुल्ली डंडा नहीं खेले, वो तोप और गोला वो कर रहे हैं फैसला। खैर अविरल जी, मूल बात वही, कृषि कानून के समर्थन में कितने और कहां धरना हुए ये बताइए। और अगर नहीं हुए तो फिर जितने भी धरने हुए कृषि कानून के खिलाफ, वही देश की बात मानेंगे, हम उन्हीं को देश की आवाज मानेंगे। वैसे ही पुरानी पेंशन बहाल नहीं होनी चाहिए, किसी सूरत में नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कितने आंदोलन चल रहे हैं देश में, ये बताइए। मेरा तराजू तो यही इतना ही जी। जी देखिए, जिस प्रकार से आपने पूछा कि कृषि कानून के समर्थन में कितने धरने प्रदर्शन हुए, कितनी रैलियां हुई, कितने कार्यक्रम हुए, तो निश्चित रूप से सोशल मीडिया पर हुआ एक प्रकार से कैंपेन, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन जहां तक धरातल का विषय है, जो धरातल पर आंदोलन की बात है, धरातल पर प्रदर्शन की बात है, अनशन की बात है, तो निश्चित रूप से जब प्रदर्शन किया जाता है, जब कार्यक्रम किया जाता है, जब धरना किया जाता है, उसके लिए पुलिस प्रशासन से अनुमति की आवश्यकता होती है। और अनुमति लेने के लिए बहुत से लोगों ने अलग अलग स्थानों पर आवेदन किए थे, जो सूचना मुझे प्राप्त हुई थी, लेकिन उनकी आवेदन को स्वीकृति नहीं मिली। लेकिन हाँ, जो उसके खिलाफ कार्यक्रम कर रहे थे, उनके आवेदन को भी स्वीकृति न मिलने के बावजूद उन्होंने कार्यक्रम किए। जो उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे, उन्हें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं थी अनुमति की। अविरल बाबू, एक बात बताएं, ऐसी बात बताओ जो हजम हो जाए, नहीं तो और नुकसान होगा पार्टी का। भाई, लखनऊ में आपकी सरकार, दिल्ली में आपकी सरकार, किस मजिस्ट्रेट की हिम्मत है कि आप स्वीकृति मांगो, स्वीकृति न दे, वो तो घर ले आएंगे स्वीकृति। कहेंगे भाई साहब आपको कैसी बात कर रहे हो, आपको स्वीकृति की जरूरत है? झंडा लगा देना, वही स्वीकृति मान लेंगे हम। नहीं भैया, हमको 35 साल हो गए ये सब सत्ता देखते देखते। भाई, देश कैसे चलता है मैं 35 साल से यही देख रहा हूं मित्र। किस अधिकारी की हिमाकत है? हमको चिट्ठी भेजिए कि जहां लाखों लोगों ने स्वीकृति मांगी हो। जी देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत पार्टी है, केंद्र में सरकार है, राज्य में सरकार है, किसी मजिस्ट्रेट की हिम्मत नहीं है, तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने इस संबंध में कोई आवेदन नहीं दिया था, कि हमारे किसी कार्यकर्ता ने नहीं दिया था। लेकिन हाँ, जो सामाजिक लोग थे, सामाजिक संगठन थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके द्वारा इस प्रकार के आवेदन निश्चित रूप से दिए गए थे। लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं के आवेदन को पास उस समय नहीं किया गया। खैर, वो एक अलग विषय है। जिस प्रकार से सुजाता जी को एक प्रकार से ज्ञान देने का प्रयास कर रहे थे हमारे समाजवादी पार्टी के नेता, सर्जिकल स्ट्राइक के विषय पर ये ज्ञान दे रहे थे, तो सर्जिकल स्ट्राइक के विषय पर इन्हें बोलना चाहिए। साथ साथ इन्हें यह भी बताना चाहिए, अगर सेना की चिंता होती है, सेना के विषय पर चर्चा होती है, तो कांग्रेस पार्टी किसके साथ गठबंधन करती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के साथ बात होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ चर्चा होनी चाहिए, पाकिस्तान के साथ वार्ता होनी चाहिए। पाकिस्तान कौन सा मुल्क है? पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्री है। फारूक अब्दुल्ला साहब बात करते हैं आतंकवाद की फैक्ट्री के साथ वार्ता करने की, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का गठबंधन समाजवादी पार्टी से। पेंशन में पाकिस्तान कहां से आ गया? हम भारत के नागरिक है, भारत की सरकार से पेंशन मांग रहे हैं, पेंशन में भी पाकिस्तान आ गया। अरे महोदय, थोड़ा सा तो ध्यान रखिए, जिस विषय की चर्चा उसकी चर्चा नहीं हो रही है। हम पेंशन की बात कर रहे हैं, आप पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। अरे भाई, मैं कह रहा हूं पेंशन, पुरानी पेंशन पे आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए ना। पेंशन के बाद पाकिस्तान आ गया, पुरानी पेंशन क्या बताइए ना। बिल्कुल, देखिए आप चिंता ना करिए, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद हैं, मैं केवल उनका उत्तर देना चाह रहा था, क्योंकि कांग्रेस का गठबंधन है समाजवादी पार्टी से, और ये इंडी अलायंस का हिस्सा है, और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है। पेंशन पर कुछ बोल दो, ताकि फिर समय भी कम है। पेंशन पर क्या कहना चाहते हो बता दो।
जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से एक विवाद क्रिएट किया जा रहा है और कुछ नेताओं के द्वारा लोगों को, जनता को गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, तो मेरे जानकार इस प्रकार की बात से अविरल जी बिल्कुल गलत। फिर राजनीतिक बयानबाजी मत करिए। ये पढ़ा लिखा है, प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है। आप उनको बेलगाम करने की बात करें, उनको गुमराह करेंगे। अरे इतना तो ध्यान रखिए, पढ़े लिखे वर्ग पर आप कमेंट कर रहे हैं महोदय। इतना तो ध्यान रखिए। कोई कमेंट नहीं कर रहा हूं। पढ़े लिखे डॉक्टर बस एक सवाल, कोई राजनीतिक बयानबाजी मत करिए। एक बात बोलिए, पुरानी पेंशन पर आपका क्या व्यू है? आप हमको गुमराह करने की बात करें। हम पढ़े लिखे हैं, हम नेट है, पीएचडी, हमारे सारे लोग हैं, उनको गुमराह कर देंगे। ऐसे राजनीतिक बयानबाजी भाषणों में करिए, राजनीतिक दलों में करिए। जो संवेदनशील मुद्दा उस पर बात करिए। पुरानी पेंशन आपका स्टैंड क्या है, इस पर बताइए आप। बस गुमराह कर दिए, कुछ लोग गुमराह कर दिए। ये लाखों लोग पढ़े लिखे हैं, राजनेताओं की तरह अनपढ़ लोग नहीं है। वहां पर दोनों चलते हैं। यहाँ सब पढ़े लिखे लोग हैं, अपना हित जानते हैं। उस पर आप बात करिए। हम भी अनपढ़ नहीं, हमारे पास भी डॉक्टरेट है। हम भी अनपढ़ नहीं, अनपढ़ नहीं है, हमारे पास डॉक्टरेट है। बिल्कुल गलत है, का तो ज्ञान मत। ये गलत भाषा आपने बोला, गुमराह कर दिए। अगर आप मुझे ज्ञान दे रहे हैं, आप मेरे ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो मेरा भी आपसे सवाल रहेगा। एक नागरिक के नाते मेरा आपसे प्रश्न रहेगा, एक कॉमन सिटीजन के नाते मेरा आपसे सवाल रहेगा। नहीं, आपको जवाब देना पड़ेगा, ऐसा नहीं चलेगा काम। आप सुनिए, हक की बात करना गुनाह है क्या? अपने हक की बात करना गुनाह है क्या? अपनी बात कहना कुछ गुनाह नहीं है, कुछ गुनाह नहीं है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। सुनिए सुनिए, लाखों लोग यहाँ एक प्रकार से कर रहे हैं, केवल कंटिन्यू आप बोलते जा रहे हैं। आपको विषय का हल नहीं चाहिए, आपको सॉल्यूशन नहीं चाहिए। हाथ तो हम लोग आपसे जोड़ रहे हैं, हमें सॉल्यूशन चाहिए। हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। आपका स्टैंड क्या है, हमें चाहिए। हमें अलग किसी से लेना देना नहीं। प्रॉब्लम को इंक्रीज करना चाहिए। पुरानी पेंशन सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी होती है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री संरक्षक होता है हमारा। हम अपनी संरक्षक से अपनी बात कह रहे हैं कि हमारी सुरक्षा दी जाए, बुढ़ापे की लाठी दी जाए। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? इस पर आप बात करिए। की बात करने का कोई मतलब नहीं। मैं उसी पे ही बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जहां तक बात है न्यू पेंशन स्कीम की, अगर कोई व्यक्ति न्यू पेंशन स्कीम के पक्ष में है, तो उस व्यक्ति का आप क्या करेंगे? मुझे केवल इस बात का जवाब दीजिए। मैं बहुत से लोग ऐसे आपके सामने कली ला के खड़ा कर दूंगा, जवाब दीजिए। अगर अविरल जी आप अपने सोशल साइट पर डाल दीजिएगा, एनपीएस लेना, यूपीएस लेना, ओपीएस, आप अपने सोशल साइट पर, हमारी बात ना करिएगा। ठीक, आप अपने लिख देंगे तो ठीक है। अगर कर्मचारी है, भाई समय कम है, ठीक है। आगे बात अविरल जी, आगे एक प्रश्न खड़ा हुआ, उसका उत्तर मैं दे दूंगा। सबके लिए मेरे ख्याल से स्वीकार्य होना चाहिए। भैया अविरल बाबू, इसमें इतना लोड ना लो। एनपीएस के साथ यूपीएस आ गई, यूपीएस के साथ ओपीएस जोड़ दो, विकल्प दे दो, देश बता देगा कहां खड़ा है। आपने कहा कि अगर मान लीजिए किसी के दिल में एनपीएस बस गई हो, अब वो भटक रहा हो कि एनपीएस, तो उसको मना नहीं करेंगे, तुरंत एनपीएस उसको मिल जाएगी। फार्म में एक विकल्प और भर दो। सुजाता जी, तो अच्छी बात बताई ना मैंने, गलत तो नहीं कहा। सामान्य आदमी भी जान लेगा कि एनपीएस, यूपीएस और ओपीएस। उसके बाद फिर ये बात आएगी जब हम उसका परिणाम देख लेंगे कि देश के सरकारी कर्मचारियों ने किसको चुना, तो फिर शायद माफी आपी की बात आएगी ऐसे मंचों पर, क्योंकि हम शायद देश को नहीं समझ पाए। ठीक। दूसरी बात अविरल जी ने कही कि भाजपा ने नहीं मांगा था परमिशन। भैया, जो परमिशन देने वाली मशीनरी होती है ना आशीष जी, वो इतनी समझदार होती है। समाजवादी की सरकार होती है तो लोहिया जी से जुड़े सारे कोई भी समिति बना लीजिए, उसको परमिशन तुरंत कलेक्टर घर आके दे जाता है। क्या आजकल दीनदयाल जी का चल रहा है ना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्मृति न्यास बना लीजिए। सुजाता जी, कहीं कोई फाइल रुकती है नहीं, क्योंकि अधिकारी भी जानते भैया इन्हीं की तो सरकार है। गलत तो नहीं कहा सुजाता जी? दीनदयाल स्मृति विचार मंच बना लीजिए, उसकी फाइल कैसे रुक सकती है? सुजाता जी बताओ, हाँ ना? लेकिन आज के दौर में मुलायम सिंह यादव स्मृति विचार मंच बना लोगे तो उसकी फाइल रुकी जाएगी। गलत रहेगा? ये सत्ता का चरित्र होता है और ब्यूरोक्रेसी उस चरित्र को पहचानती है।
इसलिए मैं फिर कहता हूं, जिन लोगों को ये है कि हमारा ये सरकारी कर्मचारियों का ये सही प्रतिनिधित्व ये लोग नहीं कर रहे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही प्रतिनिधित्व करने वालों को सामने लाइए ना देश के। आप हर जिले में एक ऐसा प्रदर्शन करा दीजिए कि वी वांट एनपीएस, ओनली एनपीएस। सोमवार से लेकर शनिवार तक आप कहते रहे कि एनपीएस से बेहतर कुछ नहीं, इसमें कई राई रत्ती परिवर्तन नहीं करेंगे, और इतवार को आपने अचानक से कह दिया कि नहीं एनपीएस नहीं, अभी और उससे अच्छी वाली दवा लाए। क्या पहले कह रहे थे 300 mg की गोली ठीक है, अब कह रहे 600 mg के लिए आए। क्यों? या तो पहले वो खराब थी, तो क्यों नहीं माना वो खराब है? 21 साल खराब चीज चली क्यों? 21 साल खराब चीज चली क्यों? भाई ये माना कि खराब है, तभी ना उस नई स्कीम आई। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खराब चीज 21 साल कैसे चली और क्यों चली? एक और बात आई थी जिसको हम लोग सर्जिकल स्ट्राइक पर ले गए, वो विषय सर्जिकल स्ट्राइक वाला कि जिन लोगों ने इसका सबूत मांगा। मैंने राजनीतिक व्यक्तियों से ज्यादा तीखे अंदाज में उस बात की आलोचना की थी जो मेरी शैली है, जिन लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा था। लेकिन किसी ने सबूत मांगा, इससे इस बात का कोई ताल्लुक नहीं कि बॉर्डर पैरामिलिट्री फोर्स के लोगों को शहादत का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा। इसे उस बात का क्या लेना देना? और सबूत मांगा, जनता ने इनको कान पर दिया, एक सन्नाटा झन्नाटा, बात खत्म हो गई। लेकिन मैकू का लड़का जो नागालैंड में शहीद हो गया, किश्तवाड़ में शहीद हो गया बीएसएफ का, उसके बच्चों का भरण पोषण कौन करेगा? क्या भाजपा ने क्या कहा, कांग्रेस ने क्या क्या कहा, अखिलेश जी ने क्या कहा, आप लोग जानो। भरे पेट की स्थिति दूसरी होती है और खाली पेट की दूसरी। भारत का जो राजनीतिक नेतृत्व है वो तो सरसब्ज है, तो सरसब्ज है ना। जूस भी अंजीर का ही पी रहा है, अब सत्तू पीने वाला तो टाइम बढ़ा नहीं। एक बार मैंने एक सवाल कर दिया था, सुजाता जी, अजीत सिंह जी थे तो मंत्री थे केंद्र में, तो ऐसी बातचीत होने लगी भ्रष्टाचार की इसकी। मैंने कहा दुनिया का भ्रष्टाचार छोड़ो, पहले आप ये बताओ सांसद और मंत्री को कितनी तनख्वाह मिलती हुई रहती, और मैंने उसके एक दिन का खर्चा जोड़ लो, जांच कराने की भी जरूरत नहीं। क्या 5 जोड़ी तो कुर्ता पजामा बदल लेते हो सुबह से शाम तक, 250 रुपया धुलाई जा रही है उसकी, कहां से आ रहा है? हम तो मोटी बात जानते हैं ना। 1000 कप चाय बन रही, जूस आ रहा है, कहां से आ रहा? मुफ्त में गंगा जी से पानी ले आते हैं, उससे बन रहा नहीं ना। तनख्वाह तो उतनी है ना जितनी स्टेट बैंक में आती है। विधायक की तनख्वाह, सांसद की तनख्वाह हमको मालूम नहीं क्या? सुजाता जी मालूम है ना, अब तो इंटरनेट पे है, अब तो कोई चोरी छुपा कर नहीं सकता। और मेरी उनसे हमेशा ज्यादा तनख्वाह रही क्या? और मेरी दुर्दशा देख लो और उनका वैकुंठवास देख लो। क्या पेंट हाउस, कौन कौन हाउस, फार्म हाउस, क्या क्या, अरे बाप रे बाप, क्या घर के अंदर ही जहाज उतर रहा है। अविरल बाबू, ऐसे ऐसे जनता के सेवक जिनने घर के अंदर ही जज्बा उतरवा दिया, बोले गुड्डू यहीं बनवा दो, बाहर हर कहां जाएंगे? क्या अपना गमछा बांध के बैठ गए जहाज में, ससुर क्या करना, घर ही चलना। क्या मैं नाम लूं? वो लोग ज्ञान देते हैं कि देश गरीब है। और एक बात मैं कहूंगा, ये तय कर लेना चाहिए हमको कि हम गरीब हैं या हम सशक्त हैं, संपन्न हैं, समृद्ध हैं। पहले इस पर एक सारे पंचों से मैं निवेदन करूंगा, एक राय करके इसको सार्वजनिक तौर पर देश को बता दो कि हमें अभी अपने को गरीब मानना है या बदला हुआ भारत मानना है। सुजाता जी आप भी उसमें योगदान दो, ये पता लग जाए कि मानना क्या है। नहीं बीमार मानना है या गामा पहलवान मानना है, ये तो पता लगे।
हमने तो लाल गेहूं वाला भारत देखा, जब दो वक्त का भोजन नहीं था भारत के पास। आज वैसी स्थिति है क्या? दोनों चीजें नहीं चलेंगी। 11 बजे गरीब और 12 बजे ग्लोबल लीडर, दोनों चीजें कैसे चल जाएंगी? सुनने वाला नहीं पगला जाएगा, वो उसके कान से धुआं निकलने लगेगा, बोलो गुरु क्या बवाल है यार, ये कौन सी निंजा टेक्निक है? नहीं, पागल हो जाएगा। और पेंशन की पहले जितनी जरूरत थी विजय बंधु, उससे 100 गुना ज्यादा आज जरूरत है पुरानी पेंशन की। पहले सामाजिक मूल्यों का वजन था, बाप बाप होता था, कमाए न कमाए, अम्मा अम्मा होती थी। आज बेटा कहीं, बेटी कहीं, बाप और अम्मा पड़े हैं बुढ़ापे में। उनका जीवन कैसे चलेगा? बड़ा कठिन प्रश्न मैंने रख दिया ये समाज के सामने, जान लीजिए। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे बाबा थे, दादी थी, लेकिन हो सकता है मेरी बात की पीढ़ी इस बात को सोचे कि भाई अब आपका लोड भी हम उठाएं। गजब करते हो, जब नौकरी कर रहे तो कुछ क्यों नहीं सोचा? हमारा तो अपने नहीं पूरा हो रहा। स्टारबक्स में जाके कॉफी पीनी है? फिर वर्ल्ड टूर पे जाना है, आपके चश्मे के लिए पैसा कहां हमारे पास? सुजाता जी नहीं, बोले गोवा में जा रहे हैं हम हॉलीडे मनाने, आपने अपना बता दिया, दवाई का पर्चा पकड़ा दिया, अब गोवा जाएंगे दवाई लाएं। ये सामाजिक सच्चाई है, इसको अदरवाइज मत लीजिएगा। और सबके घर में ऐसा मैं ये भी नहीं कह रहा, लेकिन बहुसंख्यक देश की स्थिति ये है। मैंने ऐसे ऐसे बुजुर्ग देखे जिनकी इच्छाएं मालूम कितनी छोटी सी हैं, रह रहे घर में बेटे बहू के। सुजाता जी कि दही नहीं मिलता है हमको खाने को, बहू नहीं देती क्या? और चाय पर भी प्रतिबंध है कि एक ही बार पियोगे, हमने देखा है। मेरा ऑब्जर्वेशन रहता है इन सब चीजों पर। वो याद करते हैं कि हम जब नौकरी में थे तो हमने बच्चों के लिए क्या क्या किया। आज ये स्थिति क्या हमारा सामर्थ्य इतना कमजोर हो गया एक राष्ट्र के तौर पर? और जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भारत बर्बाद हो जाएगा, मैं कहूंगा वो सारी बिरादरी भारत के पौरुष और पुरुषार्थ पर सवाल खड़ा करती है। भारत इतना कमजोर नहीं कि हम पेंशन नहीं दे पाए। हमने तब पेंशन दी जब हम गरीब थे, दरिद्र थे। अमेरिका से गेहूं आता था, अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया, ये गरीब भारत था जिसने अमेरिका की आलोचना की। गेहूं आना अलग चीज है, लेकिन हम अपनी बात रखेंगे। आज के भारत को हम ये साबित करना चाहते हैं कि नहीं भाई अभी वो इनमें हैसियत नहीं कि पेंशन दे पाए। ये भारत के स्वाभिमान का जो तिलक भारत के माथे पर लगा है उसको पोंछने का काम मत करिए। 140 करोड़ 50 करोड़ का भारत 1 करोड़ लोगों को पेंशन नहीं दे सकता, नहीं। और अगर कहीं खर्चे कम करने हैं तो कम किए जाने चाहिए। बहुत जगह लीकेज है, वहां एमसील लगाने की जरूरत है अविरल बाबू, नहीं। बहुत जगह लीकेज है, नहीं। मैं तो ऐसे नेताओं को जानता हूं, वो मिलते हैं कि यार सुबह दिल्ली हूं, दोपहर में बेंगलुरु हूं और शाम को हैदराबाद हूं। पैदल तो जाने रहे, ये जहाज की टिकट कहां से आती है? सुजाता जी नहीं, हम लखनऊ तक का टिकट करा लें, सोचना पड़ता कि यार पैसा लग गया, नहीं। जैसे आम आदमी टेम्पू में नहीं चलता, वैसे नेता जहाज में चल रहे हैं कि नहीं? बोलो हाँ या ना। सुजाता जी चल रहा है कि नहीं? कभी नहीं, जोर से बोलो, कभी किसी नेता से आपने सुना कि यार सुजाता जी मुझे जाना है बंबई, पैसे ही नहीं, कहां से जाऊं? सुना? तब अविरल बाबू गलत तो नहीं कह रहा?
अभी आपको फोन आ जाए, बोले नागालैंड आ जाओ, आपको भाई रात की फ्लाइट ले लेता हूं। अब थोड़ा और भगवान की कृपा रहेगी, साल 2 साल बाद हो सकता है आप ये कह दो कि भाई साहब फ्लाइट तो नहीं, मैं चार्टर ले लेता हूं और पहुंच रहा हूं नागालैंड। नहीं, गरीब आदमी आज भी इसी चिंता में है कि भैया 10 की कमाई और 20 का खर्च।